हम यहाँ पर आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 लेके आए हैं। परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 25 प्रश्न आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आते हैं, आप ये क्वेश्चंस ध्यान से देखें और इनको पॉज करके पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें। उसके बाद में इस आंसर को, हमारे जो आंसर हैं उनको मैच करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। कंप्यूटर का आपका सेक्शन जो है वो आपका तैयार कितना है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चंस कितने आते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, एक ही डेटा को कई जगह पर सेव करना कहलाता है। देखिए, आप जैसे मान के चलते हैं कोई फाइल है और कोई फाइल उसको आप एक आपने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है। एक आपने माई कंप्यूटर में जाके आपने सी ड्राइव के अंदर सेव कर दिया। ठीक है, और उसी फाइल को आप दूसरी जगह जाके सेव कर देते हैं ई ड्राइव में, आपके जो ड्राइव बने हुए हैं उनके अलग। ठीक है, तो आप जब एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव कर रहे हैं तो वो क्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी रिडंडेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रिडंडेंसी। अगला प्रश्न है आपका, किसी प्रेजेंटेशन को नई नए फाइल नेम में कैसे सेव करते हैं। देखिए, कोई भी प्रेजेंटेशन हो आपका, आपने कोई पीपीटी तैयार की है। ठीक है, एमएस ऑफिस में जाके आपने और पावर पॉइंट में जाके आपने पीपीटी तैयार की, और पीपीटी तैयार करने के बाद में आप उसको सेव करना चाहते हैं। तो आप सेव करेंगे तो सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे। फाइल के अंदर मेनू आएगा, फिर मेनू सेलेक्ट करेंगे आप, मेनू सेलेक्ट करेंगे आप, और मेनू सेलेक्ट करने के बाद में उसमें आएगा एक सेव एज का बटन। सेव एज का बटन आएगा। ठीक है, सेव एज पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पर जाके उसको नए नाम से उसको सेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फाइल मेनू सिलेक्ट करके आप सेव एज के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक छोटा इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछा गया इसको समझिए। आप, एक छोटा इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है। मान के चलते हैं आप एक कंप्यूटर का आपने एक बना हुआ है डायग्राम सा, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये माई कंप्यूटर खुल के आ जाएगा। ठीक है, आपका सी ड्राइव का एक बना हुआ है, सी ड्राइव लिखा हुआ है उस पर, और आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो जो चीजें हैं जिन पर आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, जिन पर आप क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने के बाद में वो इंस्ट्रक्शन को देख रहा है और उसके बाद में वो चीजें खुल रहा है, ऑब्जेक्ट खुल रहा है। ठीक है, तो जिस पे आपने क्लिक किया वो कहलाता है आपका आइकन। तो वो आप आइकन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा हो एक छोटी इमेज जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है वो कहलाता है आपका आइकन कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, फाइंड की शॉर्टकट की क्या है। देखिए, आपको अगर फाइंड करना है, कोई आपकी एडोब रीडर की फाइल है। ठीक है, एडोब फाइल है, एडोब फाइल में आपको फाइंड करना है, नेम सेलेक्ट, नेम फाइंड करना है या रोल नंबर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल CTRL प्लस F दबाएंगे। F फॉर फाइंड और CTRL आपने दबाया तो कंट्रोल प्लस F हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, समय समय पर फाइल रिकॉर्ड को ऐड करना, चेंज करना और डिलीट करना फाइल कहलाता है। देखिए, किसी भी फाइल के अंदर आपने या रिकॉर्ड है उनको ऐड कर रहे हो या फिर उनको चेंज कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो सारी क्रियाएं जो आप कर रहे हैं ये कहलाती है अपडेट। ठीक है, अपडेटिंग। तो ये हो गया आपका आंसर, हो जाएगा ए ऑप्शन, अपडेटिंग। इसको अपग्रेड नहीं बोल सकते। अपग्रेड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर उसमें पूरा पूर्णतः उसका हार्डवेयर, जैसे आप कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर आप कुछ आपने जैसे हार्ड डिस्क आपकी लगी हुई है 500 जीबी की, आप उसमें हार्ड डिस्क को चेंज करके 1 TB की लगवा लें तो आपने कंप्यूटर को अपग्रेड करने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे अगर आप मदरबोर्ड है, आप CPU यूज कर रहे हो, आप कोर i3 थर्ड जनरेशन यूज कर रहे हो, आप उसको कोर i7 में यूज कर अपग्रेड करवा रहे हो तो वो कहलाएंगे अपग्रेडिंग। ठीक है, वो चीज कहलाती है अपग्रेडिंग। जबकि यहाँ पर आप फाइल के अंदर चीजों को चेंज कर रहे हो। ठीक है, फाइल के अंदर चेंज कर रहे हैं, आप डिलीट कर रहे हैं या फिर उसमें ऐड कर रहे हैं रिकॉर्ड को, तो वो फाइल अपडेट कहलाती है, फाइल को अपडेट कहलाना। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस जगह को क्या कहते हैं जिसे प्रयोक्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए क्रिएट कर सकता है। देखिए, उसमें जैसे आप मान के चलते हैं आपको कोई फाइल है और उसको आपने सेव करनी है, आपको अपना एक पर्सनल फोल्डर बनाना होगा। तो आप एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें आप अपनी फाइल के लिए आप उसमें आप फाइल अपनी स्टोर कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं फोल्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फोल्डर। अगला प्रश्न है आपका, OSI मॉडल की परतें ऊपर से नीचे कौन सी होती हैं। देखिए, OSI मॉडल की जो परतों के बारे में बात करें
तो OSI की जो परतें होती है सबसे ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे अगर देखें तो एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर होती है जो कि लेयर 7 कहलाती है। लेयर 7 कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर। फिर 6 नंबर की आती है, 6 नंबर पे होते हैं आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक, प्रेजेंटेशन लेयर। फिर आपकी आती है 5th नंबर, 5th नंबर पे आपकी लेयर होती है सेशन लेयर, ठीक है, सेशन लेयर होती है। फिर उसके बाद में आपकी आएगी 4th नंबर पे आएगी आपकी लेयर जो आएगी वो ट्रांसपोर्ट लेयर आएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर आएगी, ठीक है। फिर आपकी 3rd नंबर पे जो लेयर आएगी वो आएगी नेटवर्क लेयर। फिर आपके दूसरे नंबर पे लेयर होगी डेटा लिंक लेयर, और पहले नंबर पे जो लिंक है वो आएगी फिजिकल लेयर। तो आप इसको ये देख सकते हैं कि आपसे पूछा ऊपर से नीचे, तो मैंने आपको ऊपर से नीचे बताया। सबसे पहले आती है एप्लीकेशन लेयर, फिर उसके बाद में आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, फिर उसके बाद में आती है सेशन लेयर, फिर उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लेयर और फिजिकल लेयर। तो इसको ये कह सकते हैं कि फिजिकल लेयर से चालू होकर आपकी एप्लीकेशन लेयर तक ये 7 लेयर होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, एकाधिक प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के एक साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं? देखिए, एक कोई प्रोसेसर है और वो 2 या अधिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है, तो उसकी जो क्रिया विधि है, ये जो सारी चीजें हैं वो मल्टी प्रोसेसिंग कर रहा है, प्रोसेसर के द्वारा हो रही है, ठीक है, और वो 2 प्रोग्राम को एक साथ कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो ठीक है, तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मल्टी प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है आपका, लिनक्स एक आधारित ओएस है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो है ये यूनिक्स पे आपका कार्य करता है, यूनिक्स पे, तो यूनिक्स पे कार्य करता है लिनक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, डायरेक्ट एक्स क्या है? देखिए, डायरेक्ट एक्स के बारे में अगर बात करें तो ये डायरेक्ट एक्स जो होती है गेम वगैरह या मल्टीमीडिया फाइल्स जो होती हैं, आपके गेम्स वगैरह होते हैं, उनको चलाने के लिए यूज में लिया जाता है डायरेक्ट एक्स को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में गेम और मल्टीमीडिया को सक्षम करने के लिए ग्राफिक्स हार्डवेयर चलाता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्स से कैसे चलता है? ग्राफिक्स हार्डवेयर चलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए उपयोग होता है जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम के हिस्से नहीं है और अक्सर सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं? देखिए, बाद में जो जोड़े जाते हैं वो फेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं, वो हार्डवेयर के हिस्से नहीं होते हैं, ये फेरिफेरल डिवाइस। तो ये मुख्य कंप्यूटर के सिस्टम के हिस्से नहीं होते और अक्सर सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फेरिफेरल डिवाइस। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका, MS वर्ड 2013 में फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने से संबंधित कमांड में होती है। देखिए, आपको बताना है कि ये कमांड जो होती है वो कहाँ पर होती है। देखिए, ये सारी जो कमांडें होती हैं, खोलना है आपको, ओपन करनी है, सेव करना है या उनको क्लोज करना है, ये सारी जो कमांड होती है वो ऑफिस बटन के अंदर होती है MS वर्ड 2013 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑफिस बटन 2013 के अंदर आता है, जिसके अंदर आपकी ओपन करना, फाइल को ओपन करना, सेव करना और उसको क्लोज करना, ये तीनों कमांड, सारी जो संबंधित फाइल है ये कमांड होती है सारी की सारी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा टैब फॉन्ट और उनके आकार बदलने की अनुमति देता है? देखिए, होम टैब पर जब आप जाएंगे तो वहां पर फॉन्ट के लिए आएगा, ठीक है, ऑप्शन। वहां पर आपके इनकी साइज को कम या ज्यादा करने के लिए भी आएगा ऑप्शन, फॉन्ट को, ठीक है। तो ये जो होम टैब है इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। होम टैब के अंदर ये सारी चीजें होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, वर्तनी जांचने के लिए आप किस फंक्शन की को दबाएंगे? ठीक है, फंक्शन की को दबाएंगे। आपकी ये फंक्शन की जो है उसके बारे में पूछा हुआ है। देखिए, आपने कोई स्पेलिंग लिखी, मान के चलते हैं स्मॉल लिखी आपने स्पेलिंग, और इसमें आपने ई लगा दी यहाँ पर स्मॉल में, तो नीचे की साइड एक लाइन आ जाती है। अब कई बार तो ये लाइन आ जाती है, लेकिन नहीं आई, आप इसको सेलेक्ट करिए और उसके बाद में आप वर्तनी आपको जांचनी है, तो F7 की दबा के आप इसकी वर्तनी जांच सकते हो कि ये ठीक है या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, F7। अगला प्रश्न है आपका, देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियोस के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते थे। देखिए, यहाँ क्वेश्चंस पूछा हुआ है आपका 15वें नंबर का क्वेश्चन है, MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? देखिए, जब आप रन कमांड जब चलाते हैं तो रन कमांड में आपको टाइप करना होगा MS वर्ड को खोलने के लिए विन वर्ड, ठीक है। वर्ड किसके लिए आ गया आपका? MS
MS ऑफिस में जो वर्ड आपका MS वर्ड है उसके लिए आ गया। ठीक है, तो आप विन वर्ड जब आप डालेंगे तो आपका MS वर्ड खुलकर सामने आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका मल्टी प्रोसेसिंग होती है। देखिए मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। मल्टी प्रोसेसिंग आपके ऑप्शन एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, या इनमें से कोई नहीं। देखिए मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है ये एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एक से अधिक प्रोसेसर जब यूज करते हैं तो वहां आप मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, पहला कंप्यूटर, ठीक है, के द्वारा प्रोग्राम किया गया था। यहाँ देखिए लैंग्वेज दी हुई है आपकी, किसके, कौन सी लैंग्वेज के द्वारा बनाया गया था वो पूछा हुआ है। तो देखिए जो पहला प्रोग्राम था वो बना था आपका मशीन लैंग्वेज के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और पहले प्रोग्रामर जो थे वो आपको याद होगा एडा लवलेस है। ठीक है, एडा लवलेस, इसको याद रखिएगा आप, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले प्रोग्रामर जो थे कंप्यूटर प्रोग्रामर वो थे एडा लवलेस, तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन को जो पूछा हुआ है इसका आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा हुआ किस लैंग्वेज में इस कंप्यूटर का जो प्रोग्राम था उसको बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। देखिए इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है वो किया जाता है आपके सीपीयू के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सीपीयू के द्वारा आपके इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने कोई भी कमांड दी और उसके बाद में आपको जो आउटपुट होगा वो सामने आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, वो सीपीयू के द्वारा किया जाएगा सारी चीजें, क्योंकि सीपीयू में आपको पता होगा, सीपीयू में एएलयू होता है, रजिस्टर होता है, मेमोरी होती है, कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, पहले विद्युत कंप्यूटर मार्क वन किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। देखिए मार्क वन कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया था हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था, और ये 1940 के आसपास इसका आविष्कार किया गया था, और इसका जो आविष्कार करने वाले थे वो थे हार्वर्ड अकेन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, ENIAC का पूर्ण रूप बताइए। देखिए ENIAC का पूर्ण रूप में अगर देखें तो ENIC का मतलब है, ई का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल, आई का मतलब इंटीग्रेटर, ए का मतलब होता है एंड, और सी का मतलब कंप्यूटर। ये आपका इसकी पूर्ण रूप होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ENIC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर, कंप्यूटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ब्लूटूथ एक उदाहरण है। देखिए आपने ब्लूटूथ आपके मोबाइल में होगा, आपके लैपटॉप में होता है, ठीक है, ब्लूटूथ का ऑप्शन, आपने हेडफोन भी आपने यूज करे होंगे ब्लूटूथ के, तो ये जो ब्लूटूथ है ये ब्लूटूथ उदाहरण होता है, एक निजी क्षेत्र नेटवर्क होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक निजी क्षेत्र का नेटवर्क है ब्लूटूथ। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट पर सर्फिंग करते हुए स्टोरेज क्षेत्र जो अस्थायी रूप से प्रोसेसिंग के लिए एक पंक्ति में डेटा के एक ब्लॉक स्टोरेज के द्वारा घटनाओं के साथ डाटा प्रवाह की अलग गति की क्षतिपूर्ति करता है, किस नाम से जाना जाता है। देखिए आपने कोई सर्फिंग की, आप इंटरनेट पर कोई साइट खोल रहे हैं, ठीक है, आपने वीडियो चला रहे हैं यूट्यूब पर, और यूट्यूब पे आप वीडियो चलाने के बाद में आपने एक गोल इस तरीके से घूमता हुआ नजर आया था होगा आपको, जब वीडियो चल नहीं रहा हो लेकिन बीच में आपको सेंटर में आपको इस तरीके से लाइन घूमती हुई नजर आती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बफर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बफर, बफरिंग करना। वीडियो क्या कर रहा है, बफरिंग कर रहा है। तो ये देखिए स्टोरेज क्षेत्र जो अस्थायी रूप से प्रोसेसिंग के लिए एक पंक्ति में डेटा के एक ब्लॉक स्टोरेज के द्वारा घटनाओं के समय डाटा प्रवाह की अलग गति की क्षतिपूर्ति करता है, किस नाम से जाना जाता है, वो कहलाता है आपका बफर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कोई चीज जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ ली हो उसे क्या कहते हैं। देखिए कोई भी चीज हो, जैसे आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही देख लें, ठीक है, और जैसे आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एक आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप जब मोबाइल में यूज करते हैं तो यूजर फ्रेंडली जो ज्यादातर हम मानते हैं उसको, तो हम एंड्रॉयड को ज्यादातर मानते हैं कि एंड्रॉयड ज्यादा सही है। ठीक है, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम से जो नोकिया लेके आया था, नोकिया के विंडो फोन आए थे, आपको याद होगा। ठीक है, अब बात यहाँ आ रही है कि कोई भी चीज जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ ली उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली, जिसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आप उसको आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज है जिसको आपने इंस्ट्रक्शन दिया और वो आपकी जो मन मुताबिक आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग काम कर सके, तो वो कहलाती है यूजर फ्रेंडली, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग कीज प्रयुक्त कर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सूचना के आदान प्रदान के कारण उपलब्ध कराता है। देखिए देखिए यहाँ बोल रहा है कि अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए आपने, अलग अलग कीज प्रयुक्त करता है,
और कौन सा उपकरण है जो इनमें से आपको सूचनाओं के आदान प्रदान करता है। ठीक है, और अब वो जो उपकरण है वो कहलाता है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम के द्वारा आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, आप उसको आप अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हो, तो आपको वो अलग अलग सूचनाएं उपस्थित आपके सामने दिखाएगा। मॉडेम के द्वारा ही होती है ये सारी चीजें, इंटरनेट के द्वारा। तो मॉडेम है ऐसा उपकरण जो आपको इजीली कनेक्ट करता है और इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो आपको अलग अलग चीजें सामने आती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका। देखिए जो अगला प्रश्न है इसमें आपको बेस दिया हुआ है बाइनरी, यानी कि 2 का बेस दे रखा है और यहाँ 8 का बेस दे रखा है। तो ऑक्टल में आपसे पूछ रहा है कि ऑक्टल में इसकी संख्या क्या बनेगी। तो देखिए बाइनरी में जब भी आपको कोई संख्या दी गई हो और उसके बाद में उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करवाना हो, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप लास्ट से इसके बेस बनाना, आप लास्ट से इसकी ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं। ग्रुपिंग मतलब आप 3 3 का पेयर बनाएंगे, जैसे 101 का पेयर बन गया, यहाँ फिर 011 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप करोगे 100 का पेयर बन जाएगा और इसके बाद में आप इसका पेयर बनाएंगे, तो एक बच रहा है तो एक के आगे हम लगा देंगे 2 0। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से मैंने पेयर बनाया, इन 3 का बन गया, फिर इसके बाद में इसकी इन 3 का बनाएंगे हम। ठीक, फिर इसके बाद में इन तीनों का पेयर बन जाएगा और इसके बाद में यहाँ एक बचेगा तो आगे लगा देंगे इसके 2 0। तो यह मैंने यही किया है। अब यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 की पावर 0 से, फिर 0 है तो 0 के आगे मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 0 ही रहेगी वैल्यू। अब एक है, फिर इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 की पावर 2 से करेंगे। ठीक, तीसरे नंबर का पद है तो इसलिए जो घात है वो पद से एक कम होती है 2 से, 2 की। ठीक है, अब यहाँ देखें, तो यहाँ देखें तो यहाँ 2 की पावर 0 होगा, फिर 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, सॉरी। फिर उसके बाद में 2 की पावर 2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा केवल, क्योंकि यहाँ एक नंबर जो है एक दिया हुआ, तीसरे नंबर पर दिया हुआ, तो इसलिए 2 की घात कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ 2 की पावर 0 बन जाएगा। तो अब इसको आप जब सोल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 4, इसका मतलब हो जाएगा आपका 3, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5, क्योंकि 2 की पावर 2 बराबर 4 और ये हो जाएगा 1, 4 और 1 5। तो आपका जो बन जाएगी संख्या बन जाएगी 1435, और जिसका बेस होगा क्या, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, जो कि हमने आपके लिए जो छोड़ा है, लास्ट में आपको इसका आंसर बताना है कि आपका इसका आंसर क्या होगा। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ आपको बताना है इनपुट का जो बैच मेथड जो है, ये आपको बताना है कि कौन सा बैच मेथड है इनमें सबसे बढ़िया। ठीक है, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। तो सबसे ऑप्शन दिया हुआ इनपुट करते ही डाटा प्रोसेस हो जाता है, दूसरा ऑप्शन रहेगा कलेक्ट करने के समय डेटा इनपुट हो जाता है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है डेटा सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में कलेक्ट किया जाता है, ग्रुप्स में रखा जाता है और फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, और चौथा है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था राजस्थान कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट